व्हाट इज योर पॉइंट? जैसे हम बोल रहे हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट इज योर पॉइंट, क्योंकि मैं जब ये लिखा हूँ तो मैं भी यही सोच के ये सब लिखा। व्हाट इज योर पॉइंट? डू यू नो दैट फॉर ए फैक्ट? प्रूव इट। Who in the field agrees with you? Who in the field disagrees with you? Who does this affect and how? Have others done similar research or replicated yours? That is also very important. What theoretical approach are you applying here? These are the questions. जब पेपर लिखे तो इसको आप एक तरह से टेबल के नीचे रख दें. These are the questions you have to apply in every of your paper. Why is this a new idea? क्योंकि यह पेपर क्या है? What is the contribution to the knowledge? आपने इसमें नया ऐसा क्या कर दिया है जो कि हमारी थिंकिंग को विस्तार दे रहा है? So why is this a new idea, model, theory or tool? What does this viewpoint add to a general understanding of your topic? मतलब इसमें आपने क्या डिस्कवरी किया, क्या इनोवेशन किया, क्या ऐसा नया जो कि हमारे नॉलेज को बढ़ाए? डू यू नो व्हाट इज इनोवेशन? कोई भी इनोवेशन, डिस्कवरी, कोई बता? डिस्कवरी ना आपकी क्या है? डिस्कवरी to find new things, to find a new fact and new things. Sir, to find a fact which is already existed. that is there, but you have found. That is discovery. What is innovation? इसका बहुत महत्व है. What is innovation? है? Find out new ideas. New ideas से क्या? तो वो चीज present है बस तुम्हें इसको देखिए मैं आपको एक पंखा चल रहा है? इस पंखे को हम एक ढक्कन जैसा बनाए, उसमें लगा दें, चारों तरफ पानी गिरा, तो क्या हो गया? कूलर. दैट इज इनोवेशन. जो पहली बार किया दैट इज इनोवेशन. जैसे सुई है ना? ऐसे है, यहाँ धागा लगाते हैं, ठीक है? दैट इज इनोवेशन. नो, सिलाई मशीन में क्या होता है? उल्टा होता है. सुई धागा नीचे से है, जब हाथ से करते हैं तो ऊपर और उस पर नीचे. दैट वाज इनोवेशन एंड दैट वाज पेटेंट. और आज की जितनी सिलाई मशीन बनती है पेटेंट सब पेमेंट होता है. तो दैट इज इनोवेशन. So that is there, but you have put 2-3 things together and designed something else. That is it. So that we have already talked, and not going into detail of that. And what constitutes the paper? What forms the paper? पेपर में पहले क्या लिखते हैं? Object or summary, then introduction, material and method, result, discussion, acknowledgement, literature cycle, and और कुछ है तो appendices में. Is it clear? ये सब चीजें आपके पेपर में होनी चाहिए. जैसे चाहिए जैसे जनरल स्ट्रक्चर आपने डिसाइड. So, when you write a paper, what is needed? First, you have write the title. जैसे हम लोगों का कुछ नाम है, नाम इम्पोर्टेंट है कि नहीं? नहीं है ना? कभी कभी कुछ लोग अपना नाम के इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो आप है ना? तो
60 साल में तो पता नहीं चलता है ना? तो टाइटिल is also very important. Title of your, and here in nutshell I have given that is the fewest possible words you should write that adequately indicate the contents of the paper. Important later literature search टाइटिल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने पेपर लिख दिया और टाइटिल आपका ऐसा है कि आपके फील्ड में जो काम कर रहा है खोज रहा है उसको मिल नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम साल्ट स्ट्रेस पर खोजना चाहते हैं, आपने साल्ट स्ट्रेस पर काम किया लेकिन कुछ ऐसा टाइटिल लिख दिया है कि हम साल्ट स्ट्रेस लिख जाए तो मिल नहीं रहा। सो टाइटिल इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हेल्प्स इन द सर्चिंग ऑफ द लिटरेचर। शुड नॉट इंक्लूड एक्स्ट्रा वर्ड्स सच एज स्टडी। कई जगह आपने देखा होगा लोग लिखते हैं कई पेपर बहुत कॉमन है, ए स्टडी ऑन सच एंड सच थिंग, ए स्टडी ऑन ग्रोथ एंड इफेक्ट ऑफ समथिंग राइज क्या राइजोस्फीयर एंड राइज। सो ए स्टडी सब जानता है स्टडी क्या लिखने की जरूरत है, इफेक्ट ऑफ समथिंग क्या इफेक्ट है बदलाव का क्या इफेक्ट है उसको लिखो। इफेक्ट सब लोग इफेक्ट लिख रहे हैं। सो दैट शुड नॉट बी द टाइटल। टाइटल शुड बी कंसाइज एक्यूरेट बट नॉट सो टेक्निकल। इतना टेक्निकल भी ना हो कि दूसरा वाला समझ ही ना पाए कि क्या आप काम किए आप ही जानते हैं। So it should not be much technical. So should not include extra words such as it should be specific enough but not narrow. Here I keep the title simple, specific to describe the content, but not so technical it cannot be clear. Try to be concise. और एक बढ़िया टाइटल कितने वर्ड की होती है? 90 से ज्यादा, 90 characters. I think that is. ट्राई करिए, हालांकि हमारे कई पेपर जो उससे ऊपर है क्योंकि वो चीज़ें आ ही नहीं पाई तो फिर बढ़ाना पड़ा, बट 90 या उससे कम that will be possible. Abstract टाइटल जैसे है सर्च खोजने की किसी को पढ़ना है खोजेगा टाइटल इम्पॉर्टेंट है, उतना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो एब्स्ट्रैक्ट। अगर आप कहीं पेपर कम्युनिकेट करते हैं या कोई आपका पेपर अगर पढ़ता है तो पहले एब्स्ट्रैक्ट पे कुछ उसको लगा कि हाँ इसमें कुछ लिखा होगा तब पेपर पढ़ता है, नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के छोड़ देता है। अभी आप कौन सा रिसर्च गेट है ना उस पर देखेंगे ना तो वो सब स्टेटिस देता है, तो मैक्सिमम लोग एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही छोड़ देते हैं, बहुत कम लोग हैं पूरा पेपर पढ़े। तो एब्स्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि जब उसको पढ़े तो फिर आपका पूरा पेपर पढ़ने का उसका मन। So abstract should be in such a way. So the abstract is short, but remember not to cram as much detail into it as possible. बहुत फिगर वगैरह कि इतना परसेंट बढ़ा, इतना परसेंट घटा, इतना ऊंचे हुआ, नीचे हुआ, ये सब मत। You want to drag the reader's attention with the first step. आप उसमें मेन पॉइंट अपना लिखने की कोशिश करें। जनरली क्या होता है जब भी एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, जैसे हमने तरबूजा को मीठा बनाया, तरबूजा जो है कम मीठा है तो उसको मीठा बनाया, इस पर एक पेपर तो पहले तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि मीठे की इंपॉर्टेंस क्या है। स्लाइड वन सेंटेंस इंट्रोडक्शन, किसी भी फल की कीमत उसके मीठापन से लगाएंगे, हो गया। और फिर इसको कैसे बनाए मीठा उसको थोड़ा सा I treated with such and such. Then result क्या? So that should describe your introduction in one sentence, material method in one sentence, and then your result in two sentences, and what you have concluded. That is. So abstract should not be more than 200 words. कभी-कभी लिखते हैं 200 में, किसी
पेपर में लिखेगा 250 वर्ड्स, किसी में लिखेगा 300 वर्ड्स, समथिंग लाइक दैट। सो इट शुड कंसाइज, इट शुड बी कंसाइज, और आपके पढ़ करके लगे कि हाँ इसमें कुछ, तब तो पेपर छपेगा, नहीं तो घिसा पीटा अरे जैसे और लिखा जाता है तो फिर उसमें छपने के चांस नहीं है। अच्छी जगह सुबह में नहीं छपेगा, कहीं और इधर उधर छप जाए जिनके पास पेपर न मिलता। लेकिन अच्छा पेपर छापने के लिए आपको जरूरी है कि आपका आर्टिकल बहुत ही अट्रैक्टिव, कंसाइज, थ्रू द लाइन, और आपके वर्क का इम्पॉर्टेंस मेथड तो वो अच्छी तरह से रिजल्ट को दिखा। दैट शुड बी योर आउटपुट। हालांकि मैं आपको बतला रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक सीख रहा हूँ। अभी मैं पेपर भेजा हूँ, 3 जगह से रिटर्न हुआ, 4थी जगह भेजा, और हर बार बदल के इंट्रोडक्शन में अच्छा इसमें ये गड़बड़ी हुई, और किसी का कोई कमेंट नहीं। किसी ने लिखा कि ये ब्रॉड ऑडियंस के लिए नहीं, किसी ने ये हमारे जनरल लाइन है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ ऐसा क्यों नहीं। 3 जगह भेजा, वो 3 जगह, हालांकि उनके इम्पैक्ट बहुत हाई। तो एक तो रीजन है कि हम हिंदुस्तान, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा आप कहिएगा जिसका इम्पैक्ट फैक्टर है 1 पॉइंट समथिंग, करेंट साइंस जो है वो उसका करेंट साइंस का 0.9। तो अगर आपको 7, 8, 10, 12 भेजा होगा तो विदेश में, और विदेश को जब विदेशी नहीं मिलेगा तब नहीं इंडियन को पूछेगा। हमारे पास है, हालांकि मैं खुद एडिटर हूँ इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के जर्नल का। मैं चाहता हूँ, मैं एक पेपर को 4 बार रिजेक्ट किया, मेरे पास 4 बार आया, क्योंकि पेपर छपता है एडिटर के पढ़ने, रिव्यूअर कर दिया हाँ सब कुछ, एडिटर कर दिया नहीं तो नहीं सकता। और मैं एक पेपर को रिव्यूअर के पढ़ने के बाद में 4 बार कहा कि नहीं छपना चाहिए, उसके बाद 4 बार मेरे पास आया, फिर मैं तगड़ा उनको रिव्यू कर दिया या क्या चाहते। So that is very important. So keywords also important. When you write title, abstract, then comes keywords. Keywords is very important in searching. पहले क्या होता था कि कीवर्ड्स को पहले जबकि कंप्यूटर वगैरह से इतनी चीजें नहीं होती थी, तो कीवर्ड लिया और उसी से टाइटिल बना दिया। मैं भी करता था कीवर्ड को, कीवर्ड मतलब कि उसमें जैसे सेलेब्रिटी है, राइम्स है, ग्रोथ है, कोई पर्टिकुलर एंजाइम है, तो उनको जोड़ा और एक सेंटेंस बना दिया, दैट इज दैट। नाउ थिंग्स आर चेंज। उस समय कंप्यूटर में वो जमाना नहीं था, आप कंप्यूटर में लेना। और मेरी इच्छा है कि अगर मैं जो पेपर लिखा हूँ दैट शुड गो टू मैक्सिमम परसेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ें और उसको देखें। तो अब क्या करना चाहिए कि आप जो टाइटिल में लिखे हैं जो आपके वर्ड है उससे अलग आपके कीवर्ड हैं। तो कोई खोजेगा, अगर मान लीजिए कि 8 कीवर्ड हैं, 8 वर्ड आपकी टाइटिल में, तो आपकी 16 हो गई, तो पॉसिबिलिटी डबल हो गई आपके पेपर को पकड़ने की, लोग पढ़ पाए। इसलिए जो टाइटिल है उससे अलग आप कीवर्ड, बट दैट शुड बी द मेन कीवर्ड ऑफ योर। जैसे हमने स्ट्रेस लिख दिया, ठीक है, स्ट्रेस आप लोग जानते हैं, स्ट्रेस ये हमने लिखा टाइटिल में। अब कीवर्ड में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो कई होगा, साइड स्ट्रेस होगा, ब्रॉड स्ट्रेस होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, यूवी रेडिएशन, कुछ भी हो सकता है। तो एक वहाँ लिखा और उसका दूसरा हुआ। सो यू हैव टू थिंक टू राइट अबाउट योर कीवर्ड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्चिंग ऑफ योर लिटरेचर। एंड आपका लिटरेचर जितना लोग देखेंगे उतना ही ज़्यादा साइटेशन होगा, और जितना आपका साइटेशन होगा उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, रिकग्निशन बढ़ेगी। सो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जनरली लोग जो है
पढ़ते चले गए, तो उससे कोई खास मतलब नहीं। इंट्रोडक्शन में आप फनल की तरह से जनरल शुरू करिए, करते करते नैरो हो जाएगा अपने टॉपिक पर। जैसे हमने साल्ट के प्रेजेंस में नाइट्रोजन देखा, तो हम साल्ट की बात करेंगे, फिर उसके बाद किसमें देखा उसकी बात करेंगे, फिर नाइट्रोजन की बात करेंगे। और इतना बात करने पता रहा है कि 4 पेज लिख दे तो किसको फुर्सत है भाई, और किसके पास इतना कागज और स्याही है कि इतना लिखेगा। सो यू शुड बी कंसाइज। सो व्हेन राइटिंग द इंट्रोडक्शन, पिक आउट द थिंग्स that are most relevant to your work and explain why. That is, present the background of your work while focusing on the most important issues. इसको दूसरी तरह सिंपल मैंने दिया है, provide background needed to understand the paper, then identify the question, the research added, then in general should be fairly sharp, moving from general to specific, and don't write a literature review in your introduction, but do cite reviews where readers can find. आप रिव्यू को साइट कर दीजिए, पूरा उसका डिटेल मत लीजिए, and you should focus on the problem. What has been done, what is needed to be done, and what you have done, and what. That's not good. So, introduction should include broad information on topic, previous research, narrow background, need that is focus of paper, and summary of focus of paper means hypothesis. आपने क्या सोचा और उसको एक्सप्लेनेटली प्रूव, and summary of problem 3 to 500 words. ये आपका इंट्रोडक्शन 500 मतलब 1 पेज, छोटा भी अच्छा ले लो, और छोटा इंट्रोडक्शन लिखिएगा तो कुछ क्लियर नहीं होगा, वो भी गड़बड़, तो थोड़ा सा। So here, and what is the adjustment for that? You start from front and come to your point. Now, review. Review of literature when you write thesis or you write some review paper. And I have said you that I have examined many cases and maybe 6-7 from this university also. तो हमको तो पता है कि कहाँ क्या फैसिलिटी है और क्या नहीं। तो जब भी थीसिस एग्जामिन करते हैं तो हम सुपरवाइजर का भी ख्याल रखते हैं, स्टूडेंट का भी ख्याल, और उस जगह का भी कितनी फैसिलिटी में वो कितना मेहनत किया है कितना नहीं, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर हम एक स्टैंडर्ड न लें तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे यहाँ किसी ने एक सुनामी पर काम किया या कुछ, अब पता लगा कि आप सेक्शन काटना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, माइक्रोकॉमी नहीं है, तो किसी तरह से आपके तो अगर सेक्शन थोड़ा सा उतना पतला नहीं है, अच्छा नहीं है, तब भी हम उसको मान लेते हैं कि अगर फैसिलिटी नहीं है एंड दैट्स सो रिव्यू कैन बी रिटन इन 2 forms, टॉपिक यू कैन साइज फॉर पोस्टिंग फॉलोड बाय रेफरेंसेस और इन a tabular. You can write in both ways. Here I will give you detail literature review. In the review, you should be first general, and that is heading, central heading. Then in that you should make main heading and then subheading like that, so that it should be very clear to the reader that where what you are going to do. आप लगातार एक कहानी की तरह से नहीं लिखना है, आप हेडिंग दीजिए, सब हेडिंग दीजिए और देते हुए तब उसको लिखिए, तो जिसको जो देखना होगा वहाँ देखिए। जैसे आप स्ट्रेस लिख रहे हैं, स्ट्रेस पर लिख रहे हैं, एंजियोस्पर्म पर स्ट्रेस पर देखिए, या पकड़ा है कि आपने स्ट्रेस ऑक्सीडेटिव यूवी
salt, drought. तो आप हेडिंग नहीं देंगे तो उसको कैसे? अब मान लीजिए कि आपने साल्ट स्ट्रेस देखा, साल्ट स्ट्रेस में ग्रोथ देखा, तो सब हेडिंग हो गया ग्रोथ। एंजाइम देखा, ऑस्मोटिकम क्या सिंथेसाइज हुआ वो देखा, तो these should be the subheading so that it should be very clear to the reader or to the audience. So I have just written also this one, क्योंकि बहुत लोगों का देखने के बाद मुझे सर I have given review of written in one of the poorly written chapters in most of the chapters. फिर टाइटल लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख लिया, उसके बाद मटेरियल मेथड्स, आपने क्या लिया, क्या सामान और कैसे, दैट इज मटेरियल एंड व्हाट आर द। तो एक चीज मैं भूल गई, अगर आपको एस्पेक्ट लिखना हो तो किस टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस? ये दैट शुड बी पास्ट, है ना। और जब इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, किसी का काम बता रहे हैं, वो या तो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। It has been done. Yeah? It was reported. Like that. क्योंकि मैं कई साल से थीसिस लिख रहा हूँ, 20 थीसिस करा चुका, तो ये अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि किसमें कैसे मटेरियल मेथड की टेंस में लिखेंगे, पास्ट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन इट. So that should be written in past tense. English language is very important. आप इतना खराब अंग्रेजी लिख दीजिएगा तो कोई पढ़ेगा नहीं इंटरप्रेट. So that is important. So this section provides the reader with all the details of how you conducted your study, and here you would like to describe the methods. और हर मेथड को डिटेल में मत लिखिए. जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा नाइट्रोजन डिस्टिलेशन, टोटल नाइट्रोजन डिस्टिलेशन, जेल्डाल मेथड, अरे सब जानता है जेल्डाल, बीएससी का स्टूडेंट भी जानता है ना, पता नहीं इनका जानता है कि नहीं, लेकिन बीएससी का तो जानता है. सो डोंट राइट इन डिटेल, जस्ट रीड द रेफरेंस जेल्डाल एंड प्रोसीड फर्दर. सो लाइक दैट यू हैव टू एंड स्टेट ऑल स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जो भी स्टेट्स किया है दैट शुड बी मेंशन्ड. रिजल्ट एंड डिस्कशन. अब 60 मिनट से ये जो लिखे हैं, हम आपको बता दें, आई है 12 फ्रॉम वेयर, कोई बता सकता है? एलजीबीआर पब्लिकेशन. आप जानते हैं 2-3 बहुत अच्छे पब्लिकेशन, एलजीबीआर है, स्प्रिंगर है, मीली है. सो आई है 12 फ्रॉम एलजीबीआर. आप एलजीबीआर पर इसको देख सकते, लेकिन खोजना आपका काम, वहाँ से खोजा जाएगा. सो मेक योर R&D, रिसर्च एंड डिस्कशन. कई के पेपर में क्या होता है, रिसर्च डिस्कशन एक में होता है और कुछ पेपर में अलग अलग होता है. सो आई हैव गिवन बोथ. इफ यू वांट रिजल्ट एंड डिस्कशन इन वन, दैट शुड बी कंसाइज बट इंफॉर्मेटिव. देन फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट पार्ट, नॉट द स्मॉल डिटेल. छोटा छोटा डिटेल इतना परसेंट पड़ गया, उससे इतना परसेंट रहना. Then remember that discussion of unexpected results is often as valuable as focusing on the expected findings. That I would like to tell you, remind you. कई बार मेरे पास साथ भी हुआ है, अगर कोई रिजल्ट ऐसा आ गया जो स्टूडेंट सोचता है कि अरे ऐसा नहीं ऐसा आना चाहिए, ये कैसे आ गया, सर तो बहुत डांटेंगे, तो उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख दिया सर और मैं पकड़ लेता और पकड़
पढ़ने का चाह रहा है कि कैलकुलेशन वगैरह में खुद आप करके दे दीजिए तो फिर बैठे हुए। तो मैं कहा कि तुम इसको देखो कि इसमें क्लोरोफिल कितना है और ये भी देखो कि प्रोटीन कितना है। तो मुझे ये देखना था कि प्रोटीन और क्लोरोफिल में क्या डिफरेंस हो रहा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो स्टूडेंट क्या किया कि एल्गी को लिया, ग्रो कराया, क्लोरोफिल दे दिए, है ना। अब फिर प्रोटीन देख करके एक स्टैंडर्ड बना, इतना क्लोरोफिल इतना प्रोटीन, और फिर हमको दे दिया। मैं जब लिखने लगा ऐसा किसे आ रहा है, फिर मैं देखा तो समझ में आ गया कि उसके फैक्टर लगा दिया। तो इनको निकाले होता हम बता रहे तू कैसे दिए नहीं आएगी। तो ऐसा काम मत करो। अगर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है तो उसको जरूर मेंशन करिए अपने सुपरवाइजर के पास। एक और हमारे साथ हुआ, एक मैंने रिकम्बिनेंट जो है ना ट्रांसजेनिक सर्टिफिकेट बनाया और वो कुछ ऐसा अलग देने लगा कि जहाँ ग्रो करता था वहाँ ग्रो ही नहीं। दैट वाज फ्रेश वाटर। आई ट्रांसफर्ड सम एंजाइम जीन फ्रॉम हेलोफिलिक टू फ्रेश वाटर। तो वो हेलोफिलिक मतलब कि वो ग्रो तो किया साइड में, लेकिन फ्रेश वाटर में नहीं ग्रो किया, मतलब इट बिकेम हेलोफिलिक। तो इसमें से कहे ये कैसे हो गया, कैसे नहीं हो रहा है। तो फिर 10-15 दिन ग्रो हो रहा है, फिर हम क्या हमको दिखाओ। फिर मैंने उसको डांटा, कहा सर नहीं ग्रो हो रहा है, दोबारा कैसे तुम्हें कहा ग्रो हो रहा है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से कर लो। हम क्या देखो ये बुद्धि मेरे लिए छोड़, तुमको जितना भी उल्टा सीधा रिजल्ट मिले मुझे बताओ। और उसी पर वो पेपर छपा माइक्रोबायोलॉजी, वही जो उल्टा सीधा रिजल्ट था। उसको एक्सप्लेन करने में मुझे काफ़ी मेहनत करी, और जब मैं एक्सप्लेन कर दिया, पेपर छप गया, उसके बाद भी 10 लोगों ने क्रिटिसाइज, 10 लोगों को मैं जवाब कि ऐसा हो सकता। तो और उसकी वजह से उस पेपर की वैल्यू बढ़ गई। हमसे लोग मांगे कि अगर ऐसा है तो हमको वो एल्गा दीजिए। मैंने भाई एयर उनको एल्गा भी दीजिए कि आप टेस्ट करें। सो डोंट गो फर्दर। अगर आपका उल्टा सीधा रिजल्ट आ रहा है, मेंशन इट, डिस्कस विद योर सुपरवाइजर, एंड समटाइम्स रिजल्ट इज सेपरेट, दैट इज इन द रिजल्ट सेक्शन स्टेट व्हाट यू फाउंड, डू नॉट इंटरप्रीट द रिजल्ट और डिस्कस देयर इम्प्लीकेशन, जस्ट स्टेट द रिजल्ट। रिजल्ट में डिस्कशन नहीं लिखना। रिजल्ट में क्या यूज करेंगे, पास्ट, और फिगर भी रहता है ना, उस वहां पर पास्ट नहीं, वहां पर क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। समझे ना, दिस फिगर शोज, दिस फिगर शोड नहीं, दिस फिगर शोज। तो ये लिखेंगे पास्ट टेंस में रिजल्ट, लेकिन जब फिगर का आएगा, दिस फिगर रिप्रेजेंट, इट वाज शोन इन दैट टेबल, नहीं, इट वाज शोन, इट इज शोन इन द टेबल, or table showed like that, table represents like that. So everything will be past tense, but when you mention about figure and table, that should be in the present tense. And also mention about the status, p values and other things. Discussion. What the result mean? Discussion में क्या देते हैं? यही लिखते हैं कि इस रिजल्ट का मतलब क्या है, एंड वी इंटरप्रीट योर डाटा विद इन द लाइट ऑफ अदर लिटरेचर। और लोगों ने काम किया, उसकी लाइट में हम अपने डाटा को इंटरप्रीट करते हैं और इस रिजल्ट का क्या मतलब हुआ ये बताते हैं, और इससे आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है या आगे क्या प्लान किया जा सकता है ये भी हम बताते हैं। वो अच्छे पेपर में बताते हैं। जो उस तरह के पेपर होते हैं वो नहीं बताते कि आगे क्या करेंगे, आप पेपर पढ़ जाइए कुछ नहीं बताते। लेकिन अच्छे पेपर है वो आपको एक विजन देते हैं, फ्यूचर आइडिया देते हैं कि कैन बी डन।
So you discussion section should answer the question what do your results mean, and the majority of the discussion section should be an interpretation of your results. और उसमें ये भी मेंशन होना चाहिए लिमिटेशन ऑफ द स्टडी रिलेशनशिप टू फाइंडिंग ऑफ अदर रिसर्च एंड अदर रिसर्च नीड जस्ट आई नो ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड व्हाट इज द मेन पॉइंट हियर आई एम टेलिंग यू डिस्कशन जो इंट्रोडक्शन में कैसे शुरू किए इस तरह डिस्कशन में जस्ट द रिव्यू मींस इक्वली शुड मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल अपोजिट ऑफ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू हुआ ऐसे ऐसे नैरो एंड डिस्कशन शुड बी नैरो आप रिजल्ट को रिपीट करिए एंड देन गो जनरल ओके सो दैट विल हैव द मीनिंग अगर आप नैरो करेंगे तो एक जनरल पब्लिक की समझ में नहीं आएगा कि इस वर्ड का क्या मतलब हुआ इस रिजल्ट का क्या लेकिन अब जनरल होगा तो जनरल लोग समझ सकते and that will increase the impact of your speech. So that is just the reverse of the introduction. Conclusion. Conclusion in every paper you should give the conclusion. That is whether it is asked or not. You should provide the and conclusion is very important. And conclusion is not the summary. What is derived from that should be the conclusion. It should not be repeated. You should not repeat the discussion. Is object or something. So here presented global and specific conclusion. It should be broad, general for everything, and indicate usage and extension if appropriate. For example, कोई नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है कोई हमने उसमें कुछ चेंज किया तो नाइट्रोजन आप जानते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर किसानों का खेती का आधा पैसा केवल खाद खरीदने में जाता तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने नाइट्रोजन पर कुछ काम किया तो उसको थोड़ा जनरलाइज करिए कि अगर ये और काम हो सकता है या जो मैंने किया है ये किसानों को इस तरह से फायदा हो सकता है मीन्स यू हैव टू गिव द जनरलाइज in conclusion. That is the extension. Suggest future experiments and indicate whether they are underway. और इसके आगे इसको और क्योंकि कोई भी साइंस हम इसलिए करते हैं हम इसीलिए पहले आपको बताया कि नॉट आइडियली वो अपने फायदे के लिए होगी लेकिन जनरल हम ह्यूमन बीइंग के फायदे के लिए करते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहन सहन के लिए तो यू हैव सजेस्ट फ्यूचर एक्सपेरिमेंट एंड इंडिकेट वेदर दे आर अंडरवे आप इसके लिए और क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं या करने वाले हैं या किया जा सकता है यू हैव टू मेंशन दैट वन एंड डू नॉट समराइज द पेपर जस्ट आई हैव रिटन लास्ट टेक इज फॉर दैट पर्पस अवॉइड जजमेंट अबाउट इम्पैक्ट है ना ये नहीं कि ये कर देगा वो कर देगा हमने ये किया इसलिए हो जाएगा डोंट डू दैट अवॉइड जजमेंट tables that should be very clear informative बिना आपका पेपर पढ़े टेबल पढ़ के ही सब कुछ उसको जो जानना है जाने ऐसा टेबल आपका ये नहीं कि टेबल में आपने 60 फार्म में लिख दिया जैसे कोई प्लांट का नाम है 60 में लिख दिया कौन सा प्लांट है क्या है वो पीछे जाके देखेगा यू शुड गिव द फुल टेबल एंड फिगर legend should be complete in itself. So the following is an example of well-designed, clear and concise heading. Data divided into categories for clarity. Sufficient spacing between columns. Units are provided. Font and size वो legible होना चाहिए, दिखलाई दे, लोग पढ़ सकते. Here I have given one example of the table. That is from my paper.
after table I will come to the figures. And regarding the figures I should say a picture is worth 1,000 words. And सही बात है. So try to present your work in the form of figure. तो थोड़ा सा देख के पूरा समझ में आएगा. So here diagram, images, photograph, nice, clarity. What is most important? That should be clear, and it should be complete. Just like table, it should also be complete. And level and the background. Formatting. While formatting, you just read in which journal you are going to publish it. Or for thesis, it is better you follow the standard journal guidelines. And every journal has its own guidelines. So that is it. Formatting according to the journal standard. Resolution of images, photographs usually given in DPI. So generally it should not be less than 300 DPI. Generally journals जो है 600 DPI मांगते हैं. DPI समझ रहे हैं? नहीं, डॉट पर इंच. तो जितना DPI ज़्यादा होगा उतना ही इमेज. A final point. Journal often has a specific rigid guidelines for this. So journals का आप पढ़ के देखिए. Read the instruction to authors before you design. And some journals will draw figures. ऐसा नहीं कि आप जो figure दे दिए उसी को they will draw. To suit their own format. However, even for these journals, the submitted figures should be accurately, clearly, and neatly. So that should be your paper should be figures should be really nice and well formatted. Here the example, the first one is for the ये हमारे लिए पेपर से है. That is image. This is microscopic image for cellularity and here the graph. You see everything is just very clear. ये नहीं कि बहुत चीजें इसी में और सब clear. So and figure digit must take complete figure to keep. जैसा कि आप बताएं कि that should be complete. ये नहीं कि यूनिट ही नहीं लिखा है. ग्रोथ क्या परसेंट है या माइक्रोग्राम पर लीटर है क्या है. That should be written. Statistical result you should give it. कितने सैंपल किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, that should be given. And a brief discussion of how the data were required. Just here is the scientific newspaper. So you should not know that it should be very sharp. Just try to. By reading that one time. And acknowledgement, you have to write the acknowledgement. A place to thank people who helped with the work but did not make contribution. Deserving of it. मतलब जहाँ से जैसे आपको मदद मिला है उसको आप acknowledge. लेकिन वो इतना नहीं मदद मिला है कि आप उसको आखिर बना. ये एग्जाम्पल है. तो लाइक दिस. और इसमें भी नहीं है कि आप छोटे भी लिखें. References. You see, references are very important. You should not miss the reference. What is there in your thesis? Thesis में लिखा है, लिस्ट में नहीं. और thesis में कैसे टेक्स्ट में उसको लिखना है. If there are two, give the name and this, and then comma, then e. If there are more than 3 or 3, you can write et al. Et al means associates and associates. First name et al. Dot, comma, and then e, like that. And in the list, you see, it is really a tough job. क्योंकि एक पेपर की तरह हर पेपर का अपना तो उनकी तरह से बना के आपने भेजा और पेपर जो है रिजेक्ट हो गया, छपा नहीं. फिर दूसरे जर्नल ने दूसरी तरह का मांगा तो फिर बना के दीजिए. बहुत टाइम लेता है. लेकिन अब कुछ जर्नल्स आ गए, अच्छे जर्नल जिनके इम्पैक्ट अच्छे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं जैसा आपका रेफरेंस है वैसे ही कर लीजिए. क्योंकि एक प्रोग्राम है एंड नोट आप लोगों के पास नहीं होगा. हमारे BHU में भी नहीं है. BHU भी पैसा नहीं खर्च करना चाहता है, इंग्लिश में दे देता है, कर देता है. एंड नोट वगैरह यूनिवर्सिटी को खरीदना. रेफरेंस मैनेजर
और उसमें तमाम जर्नल्स के होते हैं, या नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सेव हो जाएगा। और आपको मान लीजिए प्लांट सेल एनवायरनमेंट में भेजना है, प्लांट सेल एनवायरनमेंट में किया और उसके बाद क्लिक कर दिया, पूरा का पूरा उसी फॉर्मेट में। सो दैट टेक्स टाइम बिकॉज वी हैव टू डू मैनुअल। विदेशों में ऐसा नहीं है, विदेशों में लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटी तमाम खरीदते हैं, दे परचेज दिस प्रोग्राम एंड दैट इज अवेलेबल, बट वी डोंट हैव, हम लोगों को खुद करना है। मैं बताया मेरा पेपर मैंने भेजा, रिजेक्ट होकर आ गया, फिर दूसरे भेजा। सो हमसे थोड़ा सा फास्ट है, इट टुक मी मोर देन 1 आवर रेफरेंस को उस फॉर्मेट में करना। लेकिन कुछ ऐसे जर्नल है जो भी कहते हैं जिस फॉर्मेट में उसी में दीजिए, और हो सकता है कि आगे 2-4 साल बाद, 10 साल बाद सब लोग यही मानते रहे। Then references make sure that your reference section is up to date, and recent journalism. While reading the current edition, make use the reference management software. It will save too much time. हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पास होगा नहीं, हालांकि हम तो उड़ा लिए थे कहीं से, USA से, एक यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो साल भर के बाद वो प्रोग्राम रिन्यू कराना पड़ता है, फिर पासवर्ड उसके बाद साल भर के बाद नहीं काम नहीं आते। साइटिंग आई हैव ऑलरेडी टॉल्ड यू कैसे लिटरेचर में साइटिंग किया जाता है, व्हेन यू यूज द वर्ड्स टू द मटेरियल कोटेशन। So start by dropping whatever part of the paper you find easiest to prepare. अगर आपको पेपर लिखना हुआ तो किसको करें? हम स्टूडेंट को कहते हैं देखिए हमारे स्टूडेंट यहाँ भी बैठे, ये भी टेस्ट प्रिपेयर होंगे तो हम कहें कि मटेरियल पेपर पहले लिखो, फिर उसके बाद रिजल्ट देखो, फिर डिस्कशन, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन। क्योंकि डिस्कशन आपको पता है डिस्कशन क्या होता है, ऐसे और इंट्रोडक्शन उसका जस्ट डिस्कशन जहाँ लिखा अपने आप इंट्रोडक्शन। सो स्टार्ट द इजीएस्ट, जैसा कि चाणक्य ने बताया था, चंद्रगुप्त 20 से खिचड़ी नहीं खानी थी किनारे से जो ठंडी, तो स्टार्ट विद द इजीएस्ट एंड देन इन विच जर्नल यू वांट टू। तो पहले अपने खुद जज करिए कि आपका पेपर किस तरह का, जस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ योर पेपर एंड यू कैन टेक स्कोप ऑफ द जर्नल, ऑडियंस फॉर द जर्नल, जर्नल इम्पैक्ट, टाइम ऑफ पब्लिकेशन। सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इम्पैक्ट फैक्टर बिफोर सबमिशन। ये बहुत जरूरी है कि आप पेपर लिखने के पहले पढ़ लीजिए और पूरा तैयार हो जाए, तो हम तो एक हफ्ता रख देते हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं, तो फिर पढ़ते हैं तो गलतियाँ पकड़ते हैं। सो दैट है सबमिशन प्रोसेस कैसे कैसे करते हैं, क्रिएट एन अकाउंट, कवर लेटर क्या क्या है, ये आप लोग पेपर भेजेंगे तो अभी आपको अभी नहीं जरूरत पड़ेगी, ये 10 साल बाद प्लेगरिज्म जानते हैं, मोदी जी आए थे PHU में कन्वोकेशन में भाषण, उन्होंने भी इस वर्ड को यूज किया, कट एंड पेस्ट। वो क्या करते हैं रिसर्च में, तो लड़के बोले कर रहे थे, आप लोग भी जानते हैं, तो सब लोग हंसते हैं। सो दैट ये एक तरह की बीमारी है, और आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि आप कट पेस्ट किए तुरंत पकड़ के दे देगा कि यहाँ से ये काटा, यहाँ से ये काटा, यहाँ से ये काटा, वो पेपर वहीं से आपने भेजा और वहीं से निकल। सो यू शुड अवॉइड। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का ये पहला तकनीकी सत्र काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ और मुझे विश्वास है कि जो बातें सर ने बताई वो हमारे सभी स्कॉलर्स जो अपनी सिनॉप्सिस और जब थीसिस राइटिंग पर जाएंगे तो निश्चित रूप से उपयोग में आएंगी। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और आयोजन मंडल की ओर से माननीय प्रोफेसर A.K. राय साहब के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और द्वितीय तकनीकी सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर
देवेश कुमार राय साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आएँ और हम सबको, तो छात्रों को और हम सभी शिक्षकों को अपने महत्वपूर्ण विचारों से लाभान्वित करने का कष्ट करें। इस तकनीकी सत्र के पश्चात लंच का ब्रेक होगा, लेकिन उससे पूर्व प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी 5 मिनट को बताना चाहेंगे। प्रोफेसर देवेश कुमार। हमारे पास PowerPoint नहीं है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए सर ने काफ़ी लंबा और डिटेल टॉक किया, लेकिन कुछ चीज़ समझना चाहेंगे जो आपको रिसर्च के दौरान काफ़ी हेल्प करेगा। रिसर्च हमेशा स्टार्ट होता है एक्सपेक्टिंग से। पहले तो एक्सपेक्टिंग बहुत भी कठिन जॉब हुआ करता था, क्योंकि बहुत कम यूनिवर्सिटी होती थी जिसके पास एक अच्छा लाइब्रेरी होता था। रिसर्च स्कॉलर्स को वहाँ जाना होता था, एब्स्ट्रैक्ट बुक करके जर्नल टाइप के आते थे जिसमें स्पेसिफिक टाइप के एब्स्ट्रैक्ट होते थे, उसके एक एक पन्नों को पलट कर एब्स्ट्रैक्ट निकाला जाता था। पहला चीज एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है? एब्स्ट्रैक्टिंग का मतलब आप जिस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं उस पर किसने क्या क्या काम किया। लिटरेचर में रिव्यू ऑफ लिटरेचर की हम बात करते हैं तो स्टार्ट भी होता है एब्स्ट्रैक्टिंग से। आज के ज़माने में इंटरनेट होने से चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। पहला चीज़ है कोई भी आर्टिकल हो, चाहे तो पेड भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसका एब्स्ट्रैक्ट फ्रीली अवेलेबल है। जैसे सर ने बहुत से साइट बताए तो आप स्पेसिफिक टॉपिक पे टाइटल्स मिल गए, आप जैसे उस टाइटल पर लिख रहे हैं उसके एब्स्ट्रैक्ट चुनेंगे, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। टाइटल में हो सकता है वो आपके टॉपिक के करीब हो, लेकिन वो आपके इंटरेस्ट का ना हो। ठीक, पहला जो चीज़ ये है कि जब भी इंटरनेट पर बैठिए कोई टॉपिक खोजिए तो अपने आप को उसी के आसपास उस दिन तो पिन पॉइंट किए रहिए। थोड़े से भी दाएं बाएं भटकेंगे तो फिर आप फैल जाएंगे, कंट्रोल नहीं पाएंगे। अगर किसी को मोती खोजना है तो वो समुद्र के एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही मिलेगा, उसके किनारे हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाए, लेकिन मोती तो नहीं मिलेगा। तो पहला तो ये इम्पोर्टेंट हुआ कि आपने कीवर्ड्स डाले या टाइटल डाला और वो खुल गए, हजारों लिटरेचर खुल गए। तो उसमें फिर आपके अपना क्लिक किया, 4 लाइन 5 लाइन एब्स्ट्रैक्ट का पढ़ा, उससे आइडिया लग गया ये आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो ऑफ कर दिया। हो सकता है वो इंटरेस्टिंग हो, आपको पिन पॉइंटेड होना कि आज मैं जो खोज रहा हूँ उससे संबंधित हो। अगर वो है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिकॉर्ड रखी जाए। और उसके लिए आजकल जो पहले का जो एब्स्ट्रैक्टिंग पैटर्न था वो एब्स्ट्रैक्ट कार्ड आता था जिसमें टाइटल लिखा जाता था, ऑथर, जर्नल का नाम, ये सारी चीज़ें लिखे जाते, फिर क्या एब्स्ट्रैक्ट उसको उतारा जाता था। ये चीज़ें अब और आसान हो गए हैं। आप MS वर्ड खोलिए, पूरी की पूरी टाइटल टाइप कीजिए, फिर लिस्ट ऑफ ऑथर फुल टाइप उसमें कॉपी पेस्ट कीजिए, क्योंकि जब रेफरेंस में आप यूज़ करेंगे तो सारे इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर कंप्लीट जर्नल का डिटेल, जर्नल का नाम, उसका वॉल्यूम, इशू नंबर, किस से किस पेज में है, किस साल में है। इसके बाद कीवर्ड्स में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपना वर्ड में भी एब्स्ट्रैक्टिंग का बनाएंगे, हर पेज पे बनाएंगे तो अंत में जाके 100-200 पेज हो जाएगा। तो फिर आपको वर्ड में इजीली सर्च करने के लिए वो कीवर्ड्स ही हेल्प करेंगे।
तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है एक्सट्रैक्टिंग। बिना उसके किए ना तो आप अपनी सिनॉप्सिस सही बना पाएंगे, नहीं आप अपनी रिसर्च को आगे ले जा पाएंगे। और उसमें ये नहीं है कि गूगल साइटेशन में मैंने ये वर्ड डाला था तो ये मिल गया था, मिल गया है तो हम उसको वर्ड में कंप्लीट